Hello everyone, I'm Sanya Agrawal and I have started this new series to talk about the different concepts related to law which is confusing for the students. So जैसे कुछ चीज़ें होती हैं जो हम लोगों को समझ में नहीं आती है और हमेशा उनमें confusion होता है related to different laws. जैसे अगर हम IPC की बात करें तो उसमें murder और culpable homicide बहुत ज़्यादा confusing होता है. Similar और common intention, common object ये बहुत confusing होता है. Similarly family law में property related, succession related तो चीज़ें कुछ concepts होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा confusing होते हैं. So I have brought this series to talk about these things only जो कि बहुत ज़्यादा confusing होती हैं. आप इस वीडियोस को देख सकते हैं, समझ सकते हैं. अगर आपको अच्छे लगे तो आप मुझे और सजेस्ट कर सकते हैं जो भी चीज़ें आप चाहते हैं. अगर आपको समझ में आ रहा हो मैं उन पे भी वीडियोस बनाऊंगी जो भी आपको कंफ्यूजिंग लगता है so that it will become clear to all of you. So we'll start with the today's session or today's lecture with the video which I've made on common intention and similar intention. तो as I've already told you, common intention similar intention थोड़ा confusing होता है सबके लिए और ये IPC के अंदर दे रखा है. So we will talk about this. What is the meaning? What is the difference? And how can we differentiate between them? और फिर उसके बाद हम next video में हमारे common object के बारे में भी बात करेंगे. So let's start. कॉमन इंटेंशन और सिमिलर इंटेंशन जनरली आईपीसी में दे रखा है और हमारा जो जनरल क्रिमिनल लॉ है वो बिलीव करता है कि एवरी पर्सन शुड बी लायबल फॉर द क्रिमिनल एक्ट ही हैज डन. मतलब जो भी पर्सन ने जो भी क्रिमिनल एक्ट किया है उसके लिए उसको लायबिलिटी होनी चाहिए. क्रिमिनल लॉ में दो चीजें होती हैं, एक्टस रियस और मेंस रियस. एक्टस रियस मतलब गिल्टी एक्ट, मेंस रिया मतलब इंटेंशन. इन दोनों के लिए किसी भी पर्सन को लायबल माना जाता है. तो अगर किसी पर्सन का एक्ट भी गलत है और इंटेंशन भी गलत है तो वो क्रिमिनल लॉ के अंदर लायबिलिटी होती है उसकी. लेकिन जरूरी नहीं है कि वो एक्ट हमेशा उस पर्सन ने डायरेक्टली किया हो सकता है वो इनडायरेक्ट एक्ट भी हो सकता है वो इंटेंशन किसी और के साथ मिली हुई हो. सो इसके लिए दो तरीके के एक्ट्स हम पढ़ते हैं. द फर्स्ट इज द ओवर्ट एक्ट, सेकेंड इज द कोवर्ट एक्ट. ओवर्ट एक्ट की अगर हम बात करें तो वो होता है विजिबल एक्ट, जो चीज हमें विजिबल है. फॉर एग्जाम्पल किसी का मर्डर हुआ है तो मर्डर में जिस पर्सन ने चाकू मारा है दैट पर्सन इज विजिबल टू एवरीवन कि इसने चाकू मारा है. सो उसका ओवर्ट एक्ट है और उसके लिए वो लायबल होगा. बट अगर हम कोवर्ट एक्ट की बात करें जो कि एक सीक्रेट एक्ट होता है जो कि ऑन द फेस ऑफ इट विजिबल नहीं होता है. फॉर एग्जाम्पल अगर हम अबेटमेंट की बात करें तो जिसमें अगर आपने इंस्टिगेशन किया है, आपने किसी को इंस्टिगेट किया है टू किल समवन, ए हैज इंस्टिगेटेड बी कि you should kill C because of any reason, maybe because of jealousy or something, किसी भी तरीके से उसने instigate किया. So now here, even if A has not done the act directly of killing C, but on the instigation of A, B has killed C, then in that case A will also be liable. तो यहाँ पे जो A का act है, इंटेंशन तो है ही बिकॉज ही वांटेड टू किल सी, दैट्स व्हाई उसने ये इनडायरेक्ट मेथड किया. बट जो एक्ट है वो सीक्रेट एक्ट है, इट्स नॉट विजिबल ऑन द फेस ऑफ इट, तो ये कोवर्ट एक्ट के अंदर आ जाता है. तो इसीलिए जो हम 34 और 35 के बारे में बात करेंगे, लाइबिलिटीज, कॉमन इंटेंशन एंड सिमिलर इंटेंशन, उसमें हम ये दोनों एक्ट्स के बारे में देखेंगे कि किस तरीके से ओवर्ट एक्ट होता है, किस तरीके से कोवर्ट एक्ट होता है और कैसे लाइबिलिटी होती है. सेक्शन 34 का हेड नोट कहता है एक्ट्स डन बाय सेवरल पर्सन इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन. मतलब बहुत सारे लोग होने चाहिए, कॉमन इंटेंशन होनी चाहिए और उसके फर्दरेंस में उन्होंने कोई एक्ट करना चाहिए. इसकी जो हम फुल बॉडी देखेंगे, सो इट सेज व्हेन अ क्रिमिनल एक्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कीप इन माइंड दे आर सेइंग टॉकिंग अबाउट क्रिमिनल एक्ट. ये ऑफेंस वर्ड यूज कहीं नहीं करते. क्रिमिनल एक्ट कैन इंक्लूड एनीथिंग. मतलब इफ ए बी एंड सी आर देयर हु वांटेड टू किल एक्स, यहाँ पे B and C they went inside and killed X. A was guarding the place. So here, even if A guarding the place is not an offense in itself, but he was involved in that criminal act, he had that intention, common intention to kill X. So here, this act of A, the guarding, will also be considered as a criminal act. So even if it is not an offense, it is a part of the criminal act. That is why they have used this word. तो criminal act बहुत broad definition देता है, so सब तरीके के acts को cover करता है, इसीलिए यहाँ पे इसको criminal act नाम दिया गया है. Done by several person, मतलब it should be more than one person. ठीक है, एक या दो या दो से ज्यादा लोग होने चाहिए. इन फर्दरेंस वी विल सी द मीनिंग ऑफ इन फर्दरेंस. मतलब बेसिकली जो भी आपकी कॉमन इंटेंशन है उसी के फर्दरेंस में होना चाहिए. अगर वो आपके कॉमन इंटेंशन से रिलेटेड नहीं है तो वो उसमें वो पीपल लायबल नहीं होंगे. ऑफ ऑल
कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल, मतलब सबकी कॉमन इंटेंशन होनी चाहिए। सिर्फ एक या दो लोगों ने कुछ सोचा है, बाकी लोग अगर वो काम कर रहे हैं लेकिन उनकी इंटेंशन वो नहीं है, तो वो बाकी लोग लायबल नहीं होंगे। देन ईच ऑफ सच पर्सन, जो भी वो ग्रुप है उसमें से ईच ऑफ सच पर्सन इज लायबल फॉर दैट एक्ट इन द सेम मैनर एज इफ इट वर डन बाय हिम अलोन। मतलब हर एक पर्सन जो भी उस एक्ट के अंदर कॉमन इंटेंशन जिसकी भी थी, वो हर एक पर्सन लायबल होगा जैसे उसी ने किया हो। तो यहाँ पे एक्ट चाहे बी और सी ने किया हो मारने का, या चाकू मारने का काम सिर्फ सी ने किया हो लेकिन बी भी उस वक्त एक्स को पकड़ के खड़ा था और ए बाहर गार्ड कर रहा था, तो यहाँ पे ए और बी भी उतने ही लायबल होंगे जितना सी, जैसे कि ए और बी ने ही चाकू मारा हो। ठीक है, तो ये इस सेक्शन के अंदर बात करता है कॉमन इंटेंशन के बारे में। अगर हम इसका नॉर्मल एग्जांपल देखें तो मैं जैसे आपको अलग अलग एग्जांपल्स बताती हूँ। लेट्स सपोज, अगर हम मैंने क्रिमिनल एक्ट के बारे में आपको बता दिया, ऑफेंस और क्रिमिनल एक्ट के अंदर क्या डिफरेंस है, क्यों उसमें क्रिमिनल एक्ट यूज किया हुआ है। अगर हम इन फर्दरेंस की बात करें तो जैसे मानो ए बी एंड सी ये तीनों ने डिसाइड किया कि इन्हें एक्स का मर्डर करना है। अब यहाँ पे जब वो जा रहे थे, ऑन द वे थे, तब उन्हें एक और पर्सन मिला वाई। वाई से ए की कोई दुश्मनी थी, ठीक है, ए वाई के साथ दुश्मनी थी, तो उसने क्या किया, ये जिस व्हीकल से जा रहे थे, ए ने उस व्हीकल को रोका, उतरा और वाई पे बंदूक चला दी, ही शॉट एट वाई। यहाँ पे बी और सी ने कुछ नहीं किया, बी और सी को पता भी नहीं था कि ए ऐसा कुछ प्लान कर रहा है, लेकिन ये तीनों जा रहे थे एक्स को बीच मारने और उस बीच में ए ने वाई को मार दिया। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ड्यूरिंग द कॉमन इंटेंशन। कॉमन इंटेंशन क्या थी, टू किल एक्स नॉट टू किल वाई, नोबडी केयर्ड अबाउट वाई। यहाँ पे इन्होंने ड्यूरिंग कॉमन इंटेंशन ये एक्ट किया, तो यहाँ पे बी और सी लायबल नहीं होंगे क्योंकि इन फर्दरेंस नहीं था। इन फर्दरेंस कब होगा, जब ये एक्स के पास गए, ठीक है, इनको एक्स को मारना था, अब एक्स के घर के बाहर एक गार्ड था, ठीक है, जो उनको अंदर नहीं जाने दे रहा था, तो क्या किया, ए ने उस गार्ड को मार दिया। सो ए शॉट एट गार्ड टू अलाउ एवरीवन टू गेट इनसाइड, मतलब वो फिर उसके बाद बी एंड सी अंदर गए और फिर उसके बाद उन्होंने एक्स को मारा। तो यहाँ पे टू इम्प्लीमेंट दिस एक्ट, टू इम्प्लीमेंट देयर कॉमन इंटेंशन, कॉमन इंटेंशन क्या थी, एक्स को मारना। एक्स को मारने के लिए गार्ड को मारना बहुत जरूरी था, वरना वो गार्ड को अगर नहीं मारते तो वो अंदर नहीं जा पाते, और अंदर नहीं जा पाते तो वो एक्स को नहीं मार पाते। तो उन केस के अंदर यहाँ पे जब ए ने गार्ड को शूट किया, तो वो एक्ट जो हो जाएगा वो हो जाएगा इन फर्दरेंस, टू जस्ट टू complete that text, to complete their common intention, in furtherance of it they did some additional act, for that everyone will be liable। तो यहाँ पे ये ए बी और सी सिर्फ एक्स के मर्डर के लिए लायबल नहीं होंगे, ये गार्ड के मर्डर के लिए भी लायबल होंगे, क्योंकि यहाँ पे गार्ड का मरना जरूरी था उस कॉमन इंटेंशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए। वाई का मरना जरूरी नहीं था उस कॉमन इंटेंशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो यहाँ पे सिर्फ ए लायबल होगा, बट इस केस के अंदर ए बी और सी तीनों दोनों के मर्डर के लिए लायबल होंगे। ठीक है, ये जो केस है जिसके अंदर ये गार्ड को शूट किया जाता है और उसके लिए तीनों लायबल होते हैं, उस केस का नाम है शंकर लाल वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। मैंने उस केस का नाम आगे लिखा है, बट मैं यहाँ पे भी एक बार आपको बता देती हूँ। इस केस का नाम है शंकर लाल वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। आप चाहे तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं, ऑल्दो आगे भी आपको स्लाइड में मिल जाएगा। 1965 का केस है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एसेंशियल्स क्या क्या है कॉमन इंटेंशन के। सो जॉइंट लाइबिलिटी एज वेल एज कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी, ये इनकी बात करता है। अब जॉइंट लाइबिलिटी क्या होती है, जॉइंट लाइबिलिटी होती है जिसमें लेट्स सपोज ए और बी है, इन दोनों ने मिलके सी को मार दिया, तो यहाँ पे दोनों लायबल होंगे, दोनों ने काम किया है। कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी क्या होती है, यहाँ पे ए और बी है जिन्हें सी को मारना था, बी ने सी को मारा चाकू, ए ने सी को बस पकड़ के रखा, तो यहाँ पे ही यूज द नाइफ, ए डिडंट यूज द नाइफ, तो यहाँ पे ए की कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी, ए ने डायरेक्टली एक्ट नहीं किया, ए का कंस्ट्रक्टिव एक्ट था। जैसे गार्ड, ए या तो गार्ड कर रहा है या पकड़ के खड़ा है या देख रहा है कि और लोग हैं या फिर भागने में हेल्प कर रहा है बी की, इसमें से कोई सा भी एक्ट अगर कर रहा है तो डायरेक्ट क्रिमिनल एक्ट नहीं है वो, लेकिन यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी मानी जाएगी। तो यहाँ पे जॉइंट लाइबिलिटी जब वो दोनों एक्ट कर रहे हैं, और कंस्ट्रक्टिव जब वो इनडायरेक्ट एक्ट कर रहे हैं, कोवर्ट एक्ट हो रहा है, तो उसके अंदर भी ये एप्लीकेबल होगा। तो सेक्शन 34 दोनों के अंदर अप्लाई होता है, जॉइंट के अंदर भी और कंस्ट्रक्टिव के अंदर भी। सेकेंड, रूल ऑफ एविडेंस एंड नॉट ऑफ सब्सटेंटिव लॉ। डायरेक्टली 34 अपने आप में क्राइम नहीं होता, 34 को आप अप्लाई नहीं करते। अब ये कभी नहीं बोलते हो कि दे विल बी लायबल अंडर सेक्शन 34,
it is always read with some other section. With murder 304, 302, culpable homicide कुछ भी हो सकता है, लेकिन अपने आप में 34 के अंदर लाइबल नहीं होते। 34 एक रूल ऑफ एविडेंस है जो बताता है कि कौन कौन लाइबल होगा। मतलब अगर बी ने चाकू मारा है तो बी विल बी लाइबल अंडर सेक्शन 304, ए विल बी लाइबल अंडर सेक्शन 34 रेड विद 304, क्योंकि उसने एक्ट डायरेक्टली नहीं किया, लेकिन एविडेंस के इस रूल को अप्लाई करके उसका एक्ट माना जाएगा कि उसी ने ही मर्डर किया है। ठीक है, जैसे 34 के अंदर लिखा हुआ है। तो ये रूल ऑफ एविडेंस है, सब्सटेंटिव लॉ नहीं है अपने आप। यहाँ पे क्रिमिनल एक्ट यूज किया है इंस्टेड ऑफ ऑफेंस। मैंने आपको बताया क्या डिफरेंस है, क्यों यूज किया हुआ है। जस्ट फॉर्मेशन ऑफ कॉमन इंटेंशन इज नॉट इनफ, एक्ट इन फर्दरेंस ऑफ इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। सिर्फ ये डिसाइड करना कि वो सी को मारना चाहते हैं ये सफिशिएंट नहीं है। इसके अंदर अगर वो नहीं करते हैं एक्ट इन फर्दरेंस तो सिर्फ वो कॉन्स्पिरेसी के लिए लायबल होंगे कि उन्होंने कॉन्स्पायर किया है किसी को मारने के लिए, लेकिन क्योंकि उन्होंने एक्ट नहीं किया तो वो लायबल नहीं होंगे। अगर वो एक्ट करते हैं तो ही वो सेक्शन 34 के अंदर लायबल होंगे। तो यहाँ पे कॉमन इंटेंशन फॉर्म होने के साथ साथ एक्ट भी होना चाहिए इन फर्दरेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर कॉमन इंटेंशन। ठीक है, अगेन इन फर्दरेंस होना चाहिए। इन फर्दरेंस का मतलब मैंने आपको बताया कि ड्यूरिंग नहीं होना चाहिए, इन फर्दरेंस होना चाहिए, मतलब उसी एक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए वो जो एक्ट उन्होंने किया है वो इंपॉर्टेंट होना चाहिए कॉमन इंटेंशन को फुलफिल करने के लिए। No need to be physically present, active participation is important. Active participation मतलब किसी भी तरीके का participation, जैसे अगर आप घर के बाहर भी खड़े हैं गार्ड कर रहे हैं तो वो भी एक्टिव पार्टिसिपेशन होगा। अगर आपने एक जगह बैंक को आपको लूटना है एक और वहां पे आपने बहुत सारे कैमरास लगा रखे हैं। अब 4 लोग बैंक के अंदर गए, ए बी सी एंड डी, ये 4 लोग बैंक के अंदर गए, लेकिन एक जो ई पर्सन है वो बैंक के अंदर नहीं गया है, वो सिर्फ कैमरेस के थ्रू देख रहा है। जैसे अगर आप लोगों ने देखा होगा मनी हाइस्ट, जो कि बहुत फेमस सीरीज है नेटफ्लिक्स पे जो अवेलेबल है। इसके अंदर क्या होता है, बहुत सारे लोग हैं जो कि स्टील करते हैं, चोरी करते हैं, और एक प्रोफेसर है जो एक कैरेक्टर है उस मनी हाइस्ट के अंदर जो प्लान करता है सब कुछ, और जो कैमरे के थ्रू देख के इनको बताता है क्या आगे का प्लान ऑफ एक्शन होगा। तो यहाँ पे ही इज नॉट फिजिकली प्रेजेंट एट दैट प्लेस जहाँ पे वो चोरी कर रहे हैं, वो बैंक के अंदर है, वो जहाँ पे भी वहां पे वो प्रोफेसर नहीं होता है, लेकिन वो कैमरे के थ्रू सब कुछ बता रहा होता है। तो दिस प्रोफेसर इज ऑल्सो इक्वली लायबल, और उसकी कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी होगी क्योंकि यहाँ पे उसका एक्टिव पार्टिसिपेशन है इन दैट क्रिमिनल कॉमन इंटेंशन। कॉमन इंटेंशन क्या है, टू स्टील। तो एवरीवन विल बी लायबल। तो यहाँ प्रोफेसर भी जितने ये लोग लायबल हैं जो अंदर थे, उतना ही लायबल प्रोफेसर भी है, क्योंकि यहाँ पे सेक्शन 34 ऑफ आईपीसी लगेगा। ओके, अलॉन्ग विद द रेलेवेंट प्रोविजंस। ठीक है, तो ये पूरा 34 का है। नाउ लेट्स डिस्कस द इंपॉर्टेंट केस लॉ। सबसे पहला है शंकरलाल वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। तो इसका मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि क्या केस है जिसके अंदर वो गार्ड करता है। ठीक है, नेक्स्ट केस जो है, नेक्स्ट केस का नाम है, जस्ट अ मिनट, नेक्स्ट केस है बरेंद्र कुमार घोष वर्सेस किंग एम्परर पोस्ट मास्टर केस। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत फेमस केस है। बेसिकली ये भी एक लैंडमार्क केस है। इसके अंदर अगेन 4 लोग होते हैं, ए बी सी एंड डी, जो चाहते हैं पोस्ट ऑफिस के अंदर चोरी करने के लिए। तो यहाँ का जो पोस्ट मास्टर होता है एक्स, वो मना कर देता है कि हमारे पास कोई पैसे नहीं है। पहले पोस्ट ऑफिस में पैसे होते थे, तब का केस है। तो तब उनके चोरी करने जाते हैं, पोस्ट मास्टर मना कर देता है। तो यहाँ पे जो बी होता है वो अंदर नहीं जाता, वो गार्ड कर रहा होता है, और बाकी के जो लोग होते हैं ए सी डी वो अंदर जाते हैं। जब एक्स मना कर देता है तो वो उसको मार देते हैं, शूट कर देते हैं, और फिर सबके सब मिलके भाग जाते हैं पैसे लेके। तो यहाँ पे जब वो भाग रहे होते हैं तो ए और सी और डी ये तीनों तो भाग जाते हैं, गायब हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन बी जो होता है वो पकड़ा जाता है बाय पुलिस। अब बी क्या बोलता है कि मैंने कुछ नहीं किया, मैं सिर्फ गार्ड कर रहा था, मारा ए सी और डी ने है, तो इसलिए मैं लायबल नहीं हूँ या मेरी लायबिलिटी नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो कोर्ट होती है वो बोलती है कि नहीं, बी विल बी लायबल, क्योंकि यहाँ पे जो ये एक्ट किया था मारने का, चोरी करने का तो एक्ट था, वो कॉमन इंटेंशन था, ठीक है, बट उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए इन फर्दरेंस ऑफ इट ए बी और सी ने एक्स को मारा, तो यहाँ पे बी भी उतना ही लायबल होगा। और सेक्शन 34 के अंदर उनकी जो कॉमन इंटेंशन है, ये माना जाएगा दैट द एक्ट वाज डन इन फर्दरेंस ऑफ दैट कॉमन इंटेंशन एंड बी विल बी लायबल इवन इफ अदर्स आर नॉट कॉट, बी विल स्टिल बी लायबल।
ठीक है। नेक्स्ट केस है हरीश ओम वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट केस। बेसिकली इसमें आप इसमें पता चलता है कि जो कॉमन इंटेंशन आपकी फॉर्म हो रही है वो जरूरी नहीं है वो पहले से ही हो, वो ऑन द स्पॉट भी फॉर्म हो सकती है। प्री मीडिएशन ऑफ माइंड जो चाहिए होता है कि सब लोगों को मिलके एक कॉमन इंटेंशन होनी चाहिए, वो उसी पॉइंट पे भी फॉर्म हो सकती है। कैसे? तो इस केस के अंदर क्या हुआ था, अगेन 4 लोग थे, ए बी सी एंड डी, जो कि लड़ रहे थे। ठीक है, तो एक एक्स पर्सन आया जो उनकी लड़ाई रोकने के लिए आया। तो यहाँ पे ए बी और सी बेसिकली ये चिल्ला रहे थे, और डी, यहाँ पे इन तीनों के पास नाइफ था और डी के पास लाठी थी। ओके, नाउ व्हेन एक्स केम टू स्टॉप देम, तो यहाँ पे ए बी और सी में से किसी एक ने उनको चाकू मार दिया। डी वॉज नॉट इन्वॉल्व, डी वॉज बस वहां पे खड़ा हुआ था। सो व्हेन एक्स को जब उन्होंने चाकू मारा तो और लोग भी थे जो नेबरहुड में, वो लोग भी आए रोकने के लिए। तो तब ए ने जो और लोग आए उसमें से एक वाई पर्सन भी आया रोकने के लिए, तो ए ने वाई को चाकू मारा। बाकी के जो बी सी और डी थे उन्होंने, और जो लोग आ रहे थे जैसे सपोज एल एम एन और ऐसे बहुत सारे लोग आ रहे थे, उन सबको रोकने लग गए। वो लाठी से मारने लग गए और हाथ पैरों से मारने लग गए। बेसिकली उनको रोक रहे थे जब ए एक्स वाई को भी मार रहा था और एक्स को जब मार रहा था तब भी। तो इन केस के अंदर तो जब ये केस कोर्ट में गया तो ये सोचा गया कि अब कौन कौन लायबल होगा। इन लोगों ने पहले नहीं सोचा था कि एक्स को मारेंगे, वाई को मारेंगे और लोगों को मारेंगे या नहीं, तो इनका कोई कॉमन इंटेंशन नहीं था। कोर्ट ने बोला कि जरूरी नहीं है कॉमन इंटेंशन मतलब आपका पहले से ही डिसाइडेड हो कि आपको क्या करना है, कि आपको किसको मारना है किसको नहीं मारना। उस टाइम ऑन द स्पॉट अगर इनको पता था कि ए एक्स को मार रहा है या ए वाई को मार रहा है, और उन्होंने इसमें पार्टिसिपेशन किया, उन्होंने एक्स ए को मार नहीं दिया वाई को, और बाकी के जो लोग बचाने के लिए आ रहे थे उन्होंने मारना शुरू कर दिया, रोकना शुरू कर दिया, जिससे ए वाई को मार सके। तो इस केस के अंदर लायबल होंगे सबके सब कॉमन इंटेंशन के लिए, क्योंकि ऑन द स्पॉट वहीं की वहीं उन लोगों की कॉमन इंटेंशन फ्रेम हुई। क्या थी कॉमन इंटेंशन? टू किल वाई एंड एक्स। तो वहीं की वहीं उनकी फ्रेम हुई और उन्होंने वाई को मारा, बाकी लोगों को रोका जिससे वो वाई को मार सके। तो ये ऑन द स्पॉट फ्रेम हुई है और एवरीवन विल बी लायबल। नेक्स्ट केस है कृष्ण गोविंद वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ये भी सेम इन्हीं लाइंस पे है। इसके अंदर भी अगेन वो लोग कोर्ट ने बोला था कि अगर कोई पर्सन मिलके डिसाइड कर रहे हैं, जैसे ए ने एक क्राउड में चिल्लाया कि मुझे एक्स को मारना है और मैं एक्स को मारने जा रहा हूँ, तो यहाँ पे क्राउड में 5 लोग और थे जो ए के साथ हो लिए कि ठीक है हम एक्स को जाके मारेंगे। तो इवन इफ ए उनको नहीं जानता, इवन इफ उन लोगों की कोई बात हुई नहीं है पहले, लेकिन वो ऑन द स्पॉट क्योंकि उसने बोला और सब लोग उसके साथ मिल गए, वो कॉमन इंटेंशन फ्रेम हो गई है, और फिर अगर वो एक्स को मारेंगे तो एवरीवन विल बी लायबल। ठीक है, तो ये कृष्ण गोविंद केस के अंदर बात है। तो ये सारे केस जो है ये कॉमन इंटेंशन से रिलेटेड है। अगर हम बात करें कि क्या क्या टेक अवेज हैं कॉमन इंटेंशन से रिलेटेड, तो प्री मीडिएशन जरूरी है, कॉमन इंटेंशन फ्रेम होना जरूरी है। लेकिन ये जो प्री मीडिएशन है, जो ये कॉमन इंटेंशन फ्रेम हो रही है, ये ऑन द स्पॉट भी हो सकती है, एट द स्पर ऑफ मूवमेंट भी हो सकती है, ये सब लोगों में एक्सप्रेसली भी शेयर हो सकती है, बाय कंडक्ट भी शेयर हो सकती है। इट कैन बी प्रूव्ड ओनली बाय फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस। जो फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस है उस पर डिपेंड करता है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि उस फैक्ट्स के हिसाब से उस टाइम पे वो कॉमन इंटेंशन मानी जाए, उसमें हो सकता है वो ना भी मानी जाए। It is different from similar intention. We will see next कि similar intention क्या है. Benefit of doubt is given to accused if sufficient proof is not there to show common intention. Accused को benefit of doubt दिया जाता है अगर sufficient evidences नहीं है to prove कि वहां पे common intention है। मतलब अगर आपके पास evidences नहीं है available to show कि यार उन लोगों की common intention थी, वो frame हो गई थी, तो फिर benefit of doubt दिया जाएगा accused को और उसको liable नहीं माना जाएगा इसके अंदर। Let's move on to similar intention. Similar intention 35 के अंदर दिया हुआ है, जिसके अंदर they talk about criminal knowledge or intention. Basically it says whenever any act which is criminal only by reason of is done by a criminal knowledge or intention is done by several person. बहुत सारे लोगों ने कोई criminal act किया है, each of such person who joins that act with such knowledge and intention will be liable for that act in the same manner
as if that act were done by him alone with that knowledge or intention. तो यहाँ पे ये बात करते हैं कि किसी भी पर्सन को नॉलेज हो कि ये एक्ट जो है क्रिमिनल एक्ट है, और फिर वो बहुत सारे लोग चाहे उस क्रिमिनल एक्ट को कर रहे हो, ईच एंड एवरी पर्सन विल बी लायबल फॉर दैट पर्टिकुलर एक्ट. यहाँ पे जो है, हम अगर लाइबिलिटी की बात करते हैं, यहाँ पे जॉइंट लाइबिलिटी भी है, बट यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी नहीं है. यहाँ पे एवरीवन इज लायबल फॉर देयर इंडिविजुअल एक्ट. ठीक है, यहाँ पे इंडिविजुअल एक्ट के लिए लाइबिलिटी होती है, जिसका अगेन मैं एक एग्जांपल देती हूँ. एक जगह किसी 3-4 लोग हैं, उन्होंने किसी को मारना है. ए, बी और सी हैं, ये तीनों एक दूसरे को नहीं जानते, लेकिन तीनों की दुश्मनी है डी से. इनको नहीं पता एक दूसरे के बारे में, इनको नहीं पता कि कोई और भी प्लान कर रहा है डी को मारने के लिए. बट कोइंसिडेंटली ये तीनों एक साथ डी के सामने पहुंचे. सी ने डी को स्लैप किया, बी ने डी के ऊपर लाठी मारी, और ए ने डी को शूट किया. ठीक है, अल्टीमेटली डी मर गया, लेकिन ये पता चला कि डी जब मरा था वो लाठी की वजह से मरा था. ठीक है, तो इस केस के अंदर each of them will be liable for similar intention and for their individual act. मतलब तीनों अपने अपने एक्ट के लिए लायबल होंगे, कॉमन इंटेंशन के लिए लायबल नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे इन तीनों का प्री मीडिएशन ऑफ माइंड नहीं था. ना ही इन्होंने एक दूसरे की हेल्प करी, ना ही इन्होंने ऑन द स्पॉट सोचा कि यार ठीक है चलो, ए के पास बंदूक है, बी के पास लाठी है, दोनों मारने शुरू हो गए और उसको पकड़ लिया, किसी तरीके से मैन हैंडल करके डी को मार दिया. ऐसा कुछ नहीं था, ये अपना अपना एक्ट कर रहे थे. तो ये सिमिलर इंटेंशन के लिए लायबल होंगे, कॉमन के लिए नहीं होंगे, अपने अपने एक्ट के लिए लायबल होंगे. ठीक है, इसके अंदर क्या क्या जरूरी होता है सेक्शन 35 के अंदर? सिमिलर इंटेंशन, ऑल अक्यूज शैल बी लायबल फॉर इंडिविजुअल एक्ट ओनली. जो उन्होंने काम किया है सिर्फ उसी के लिए वो लायबल होंगे. इफ इंटेंशन इज नोन एंड शेयर्ड, अगर ऐसे उनको पता होता है और वो शेयर करते हैं तो वो कॉमन इंटेंशन होती है. और अगर वो नहीं पता होता और वो शेयर भी नहीं होती, मतलब अगर हो सकता है पता हो लेकिन अगर उन्होंने शेयर नहीं की हो, या शेयर्ड हो लेकिन उनको ऐसा कुछ पता ना हो, तो वो सिमिलर इंटेंशन के अंदर आता है, और वहां पे सिर्फ वो अपने अपने एक्ट के लिए लायबल होंगे. ये एक लैंडमार्क केस है, महबूब शाह वर्सेस किंग एम्परर. इस रेफरेंस में इसमें क्या होता है, अगेन बी और सी अपने खेत में काम कर रहे होते हैं. उनका एक नेफ्यू होता है ए, जो कि बगल के खेत में जो उसका खेत होता है वहां पे काम कर रहा होता है. ए का वहां पे किसी XYZ पर्सन से झगड़ा होता है, और झगड़े होने में XYZ ए को ओवर पावर कर रहे होते हैं. तो ए चिल्लाता है हेल्प के लिए. बी और सी, क्योंकि वो इनका नेफ्यू होता है, बी और सी दौड़ते हुए आते हैं. वो देखते हैं कि XYZ ए को मार रहे हैं, तो वो बी क्या करता है, बी और सी दोनों के पास बंदूक होती है, बी वाई पे शूट करता है, सी जेड पे शूट करता है. उस वक्त भागते हुए आते हैं, वो देखते हैं ए पे अटैक हो रहा है, और वो एक दूसरे और ये शूट करना शुरू कर देते हैं. अब क्वेश्चन आता है लायबिलिटी का कि मरता उनमें से एक ही पर्सन है, सिर्फ वाई मरता है. तो उसमें एक क्वेश्चन आता है कि कौन लायबल होगा, बी लायबल होगा, सी लायबल होगा, दोनों लायबल होंगे, 34 के अंदर फॉल होगा या 35 के अंदर फॉल होगा. यहाँ पे कोर्ट अगेन सेम रूल अप्लाई करती है कॉमन इंटेंशन और सिमिलर इंटेंशन का. कोर्ट कहती है कि अगर सिमिलर इंटेंशन कॉमन इंटेंशन प्रूव हो जाती है, यहाँ पे प्री मीडिएशन ऑफ माइंड प्रूव होता है, तो ही 34 लगेगा. बट बाय द वे ऑफ एविडेंसेस इट वाज शोन कि बी और सी उस वक्त आए दौड़ते हुए, उन्होंने देखा, और कोइंसिडेंटली ऐसा हुआ कि बी ने वाई को शूट किया और सी ने जेड को शूट किया. उन लोगों की ना तो इस बारे में कोई बात हुई, ना इस बारे में कोई डिस्कशन हुआ, ना उन्होंने ये सोचा था कि हम उन लोगों को मारेंगे. उन्होंने बस चिल्लाने की आवाज सुनी, उन्हें डर लगा कि उनका नेफ्यू खतरे में है, आए और उन्होंने शूट कर दिया. ये मियर कोइंसिडेंस था कि उन्होंने अलग अलग पर्सन को शूट किया. तो यहाँ पे कोर्ट प्रूव नहीं कर पाया, और बेसिकली जो प्रोसिक्यूशन वो प्रूव नहीं कर पाया कि किसी भी तरीके का प्री मीडिएशन था, और इसीलिए उनको 34 की जगह 35 में लायबल किया. तो वो अपने अपने पर्सनल एक्ट के लिए लायबल हुए. जिसका मर्डर हुआ मर्डर के लिए, जो अटेम्प्ट टू मर्डर के लिए बाकी दूसरा पर्सन लायबल हुआ. ठीक है, यहाँ पे कोर्ट ने एक्सप्लेन किया था दोनों के बीच में डिफरेंस. दूसरा केस है पांडुरंग वर्सेस स्टेट ऑफ हैदराबाद. इस केस में भी सेम इसी तरीके का एक्ट था, बहुत लोग इन्वॉल्व थे, लेकिन एविडेंसेस सफिशिएंट नहीं थे प्री मीडिएशन प्रूफ करने के लिए. जब सफिशिएंट एविडेंसेस अवेलेबल नहीं थे, तो कोर्ट ने कहा कि क्योंकि एविडेंसेस नहीं है, बेनिफिट ऑफ डाउट मिलेगा अक्यूज पर्सन को, और वो लायबल नहीं होंगे कॉमन इंटेंशन के लिए, वो लायबल होंगे सिमिलर इंटेंशन के लिए. ठीक है, सेम अफराहिम शेख वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार केस के अंदर भी यही बोला था. इन्होंने बोला कि कॉमन इंटेंशन सिमिलर इंटेंशन अप्लाई होंगे whenever there is lack of evidence. मतलब usually every case will be filed for common intention. लेकिन अगर evidences नहीं है, तो with less evidence you will
consider that case to be falling under similar intention, और फिर आप similar intention के principle लगा के उसमें liability decide करोगे, ठीक है। तो अगर common intention prove नहीं हो पा रहा है, then you will apply section 35 and you will prove similar intention, or then every person will be liable for their individual acts. आई होप आप लोगों को ये क्लियर हुआ होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। एंड इफ यू लाइक माय वीडियो, प्लीज लाइक माय वीडियो, कमेंट ऑन इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट एंड प्रेस द बेल आइकन, सो दैट जब भी मैं आगे कोई वीडियो बनाऊं वो आप लोगों को दिखे, आप लोग उसमें उसको यूज कर पाए और अल्टीमेटली मैं आप लोगों की हेल्प कर पाऊँ। सो दिस इज इट फॉर टुडे। आई मेक अनदर वीडियो ऑन कॉमन ऑब्जेक्ट एंड कॉमन इंटेंशन एंड द डिफरेंस बिटवीन द टू। टिल देन, थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।